अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत या जिसे कहें कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बरतानिया जहां का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पर ब्रेक्जिट का एक मामला, इस ब्रेक्जिट के मामले से बरतानिया जो है वो अपने आप को जो यूरोपीय यूनियन है उससे निकालता है या नहीं निकाल पाता। इस हवाले से जो कानून साजी में जो जिन नंबर्स की जरूरत थी वो हुकूमत के पास नहीं थे। मौजूदा हुकूमत जो कि बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी की थी, उनके पास वो मतलूबा मिकदार, मतलूबा तादाद जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की मौजूद नहीं थी हाउस ऑफ कॉमन यानी दारुल अवाम में, जिसकी वजह से अर्ली इलेक्शन जो है उन्होंने कॉल किए और इस तवक्का के साथ कि वो स्वीप करेंगे और साथ ही साथ जो सादा अक्सरियत, वाज़े अक्सरियत जो है वो उन्हें मिलेगी और उनकी ये पेशगोई, उनकी ये सही जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई। कल इलेक्शन और ज़ाहिर है कि पूरा दिन ये इलेक्शन जारी रहे और उसमें जो दारुल अवाम की जो नशिस्तें होती हैं 326 नशिस्तें जो हैं उसमें दरकार होती हैं हुकूमत बनाने के लिए, और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि कम अज कम 355 नशिस्तें जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी जो कि हेड कर रहे हैं इस वक्त वजीर आजम बोरिस जॉनसन, उन्होंने हासिल कर ली। अब तक के जो इत्तलात हैं, अब तक जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी जो तवक्का की जा रही है तकरीबन 364 जो है वो सीटें ये निकाल लेगी। लेबर पार्टी 203, इसके साथ साथ स्कॉटिश नेशनल पार्टी 48, लिबरल डेमोक्रेट्स जो है वो 12 और साथ ही साथ प्लेड कैमरो जो है वो 4 और ग्रीन पार्टी और ब्रेक्जिट पार्टी एक सीट जो है वो निकालेंगे। बहरहाल ये इस वक्त पूरा सिलसिला जारी है। कल भी हमारी ट्रांसमिशन जो है वो इसके ऊपर जारी रही थी और इस वक्त हम जो है आकर बैठे हैं ताकि ताज़ा लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करते चलें। और अगर नतीजा यही निकलता है जो इस वक्त मैंने आदाद शुमार आपके सामने पेश किए, तो इस सूरत में कंजर्वेटिव पार्टी को ऐवान में 78 अरकान की अक्सरियत मिल जाएगी और यह भी कहा जा रहा है कि अगर ये उनको अक्सरियत मिल जाती है तो 1987 में मार्गरेट थैचर की हुकूमत के बाद यह सबसे बड़ी अक्सरियत होगी और इस अक्सरियत की बिना पर, इस वाज़े मैंडेट की बिना पर ब्रेक्जिट के हवाले से हतमी फैसला जो है वो मुमकिन होगा, जो कि कहा जा रहा है कि अगले माह तक, ये कहा गया था इलेक्शन से पहले बोरिस जॉनसन की जानिब से कि अगर ऐसा हो गया तो फिर अनकरीबी जो है वो ब्रेक्जिट का फैसला भी कर लिया जाएगा। आज के इस नशिस्त में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है जनाब असद महमूद साहब, तज्जियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने का। आज एक बार फिर सूरत हाल जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, कोई बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं हुई, जो एक जहन में सोच थी वही नताइज भी आए। कितने मुख्तलिफ हैं? कल की जो हमारी प्रेडिक्शंस थी उससे आज नताइज कितने मुख्तलिफ हैं? एक चीज होती है सादा अक्सरियत, एक होती है वाज़े अक्सरियत, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब। पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शंस आर ऑल ओवर नाउ और आप ये कह सकते हैं कि वो जो एक स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी आप समझते से एग्जिस्ट कर रही है यूके के अंदर, यूके के लोगों के अंदर, वहाँ की पब्लिक बड़ी डिस्टर्ब थी। वाई? बिकॉज पिछले कई महीनों का जो ब्रेक्सिट के ऊपर जो डेडलॉक को एक लिहाज से आ रहा था और उसने नेचुरली इसी पार्टी की थेरेसा मे को भी ले लिया था। बोरिस जॉनसन ने भी मतलब इस तरीके से डिसाइड किया कि नहीं जी, एक लिहाज से जुआ खेला उन्होंने कि अच्छा ठीक है मैं दोबारा इलेक्शन के अंदर मैं जाता हूँ एंड सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और लाइक वाइज हमने इसके ऊपर काफ़ी इन डिटेल डिस्कशन की, बहुत सारे एवेन्यू से हमने कल भी इसको देखा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नॉर्मली जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाता है और जिस तरह का स्पेशली ये रिज़ल्ट आया, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इवन 1987 में जब इस पार्टी का रिजल्ट आया था तो मेरे ख्याल इसके बाद तो लैंडस्लाइड विक्ट्री आपने एक लिहाज से देखी, 364 सीट्स, दैट मीन दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स। और अब किसी तरह का भी डिसीजन, और यही मेरा ख्याल है उनका जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने ये कहा जी कि आप देखेंगे कि 31 जनवरी को जो मैंने आपसे कमिट किया था वी विल बी आउट ऑफ इससे ब्रेक्सिट से या यूरोपियन यूनियन से, और अगला जो 8-10 महीने का ट्रांजिशन पीरियड होगा इसके अंदर मैं सारे उनके साथ मामलात जो है वो तय करूंगा और बाय बिफोर द एंड ऑफ 2020 वी विल बी टोटली आउट, और हम ब्रिटिश को बिल्कुल एक सिंगल एंटिटी के तौर पे एक लिहाज से लेके चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे लोग यूके के अंदर भी बात कर रहे हैं कि भाई फाइन दिस इज द लैंड स्लाइड विक्ट्री,
बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं हो सकता है कि कहीं कोई हंग पार्लियामेंट एक लिहाज से ना आ जाए। जी इवन पीपल कल जो हम बात कर रहे थे आसिफ साहब, असद साहब कल जो बात कर रहे थे, अगर कोई हंग पार्लियामेंट आती है तो वो कंफ्यूजन उस माशरे की रिफ्लेक्ट होगी हंग पार्लियामेंट में, और दोबारा कहीं ये कम से कम एक चीज आपको इस वक्त वन साइडेड हो गई कि अब एनफ इज एनफ, अब वहां की जो आवाम है वो चाहती है कि इसका कोई हतमी फैसला कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक जो एजुकेटेड नेशन होती है और जो वो लोग भी सोचते हैं पॉजिटिविटी के साथ, और वो एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी के अंदर नहीं रखना चाहते अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी इकॉनमी को, अपनी सिक्योरिटी को भी, और ना वो एक लिहाज से यूरोपियन यूनियन के वो जो 27 ममालिक हैं उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होना चाहते हैं। और आप ये देख लें कि फाइन, आप यानी अगर मोर देन 48% पीपल दे हैव वोटेड इन फेवर ऑफ ब्रेक्सिट की बात करें, बोरिस जॉनसन की, उनकी कंजर्वेटिव पार्टी की आप बात करें, तो यू कैन मेक आउट के एक तो उन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि भाई वो उनके नेचुरली वो दे हैव अ रिच हिस्ट्री, रिच हेरिटेज के साथ वो देखते हैं एक लिहाज से, दे कंसीडर देमसेल्व्स टू बी द सुपीरियर देन द अदर यूरोपियन नेशंस। इसमें भी बिल्कुल कोई शक नहीं है। एक सेपरेट तशख्खुस, सेपरेट एंटिटी वो उसको मानते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरा ख्याल है उसको उन्होंने सामने रखा, और जितने भी वहाँ के वोटर्स थे बिल्कुल दे हैव बीन एब्सोल्युटली क्लियर। और मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो है सर्टनली कंजर्वेटिव्स के लिए, और फिर वो जमहूरी कुव्वतों के लिए, और फिर वो जो तमाम इस पिछली कदरों के अंदर वो बिलीव करते हैं, रिच हेरिटेज के अंदर जो बिलीव करते हैं, मेरा ख्याल इट इज़ अ विक्ट्री डे फॉर ऑल दोस्त। और स्पेशली जो ब्रेक्सिट का भी एक्चुअली ये जैसा भी आप कह लें, मैंने आपसे कहा ना, यस दिस इज अ नेशन हु हैज बीन रूलिंग द वर्ल्ड। अगर ये बात करते हैं तो अगेन मैं ये समझता हूं कि ये जो 4-4.5 साल का जो सिलसिला चला, जब इलेक्शन हुए और रेफरेंडम हुआ, सॉरी, ये जो ब्रेक्सिट एंड यस और नो के ऊपर, और फिर इसके बाद जो अगले 4.5 साल के अंदर आपने देखा तीसरा इलेक्शन आपने एक लिहाज से होते हुए देखा, तो नेचुरली इट वाज ट्रबलसम बेसिकली फॉर द पीपल ऑफ यूके। तो आज उन्होंने तो बड़ा क्लियर एक लिहाज से कल के दिन में उन्होंने जब रात को 10 बजे ओके आप कह सकते हैं वोटिंग क्लोज हुई, इट वाज वेरी क्लियर एंड दे वर सेटिस्फाइड कि जी हाँ दिस इज व्हाट इट इज। अब नौ जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जो उनके जो अब फ्रेशली इलेक्टेड जो री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनके कंधों पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट ओनली कि जी आपने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग करना है, हाउ सक्सेसफुली और किन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर। मैं सर उसी तरफ आ रहा था, मैं असद साहब उसी तरफ आ रहा था। आपको याद होगा हमने और आपने खैर और भी दौर देखा होगा, लेकिन मुझे जो याद है, जो मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन में रहा, तज्जिए में रहा, वो यूरो को एज ए पेपर करेंसी से हमने फिर ट्रेडेबल करेंसी होते हुए देखा यूरोपीय यूनियन में, उसको हमने उसकी एक्सेप्टेंस देखी। और ये जो ब्लॉक है, पूरा यूरोपीय यूनियन का जो ब्लॉक है, इसकी एक अपनी से है, इसकी एक अपनी सेंटिटी है, इसकी अपनी एक अहमियत है पूरी दुनिया के नजदीक। इससे अलग होना और उस तशख्खुस को बरकरार रखना, इसकी क्या कीमत? क्योंकि ये मामला अगर अब तक नहीं तय पाया जा रहा था तो उसमें बहुत सारे रिजर्वेशंस थे। अब ये बताइए कि आप इसके प्लस और माइनसेस दोनों तरफ अगर आप आ जाते हैं, ब्रेक्जिट से निकलना या ना निकलना। देखिए पहली बात तो ये है वहाँ पे ब्रेक्सिट को लेके और फॉर दैट मैटर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा लेके बहुत सारे वो जो कंजर्वेटिव्स की भी बात करता हूँ, वो जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी एज के लोग हैं, नेचुरली उनका था भी कि ये हमें किस मुसीबत में डाल दिया। आप ये कैसे एक लिहाज से अपना एक तशख्खुस छोड़ के तो आप एक लिहाज से वो 27-28 मुल्कों का एक लिहाज से आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। सर्टली जब आप यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की जब पार्लियामेंट एक लिहाज से काम करती नजर आती है तो आपको फील होता है कि ये एक ही एक लिहाज से हिस्सा है, तो आपकी अपनी एक सेपरेट तशख्खुस की बात करें, सेपरेट एंटिटी तो एक लिहाज से आपको नजर नहीं आती। और जैसा भी हम देखें, आपने यूके को ग्रेट ब्रिटेन ये अपने आप को कहते हैं, तो सर्टली ये तो बिल्कुल अपने आप को अलग समझते थे, एक सुपीरियर क्रीड की बात करते हैं, एक उस तरीके से अपने आप को ये एक क्लास से लेते थे। तो हालांकि ये काफ़ी अरसा, ये 73 ऑनवर्ड आप ये कह लीजिए कि सारा ये सिलसिला शुरू हुआ, इन्होंने डिसाइड कि हम साथ करेंगे। पाउंड को फिर भी उन्होंने एक लिहाज से यूरो का हिस्सा नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पाउंड हमारी जो करेंसी है वो बिल्कुल उसी तरीके से एग्जिस्ट करेगी। बट देन फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये सारा सिलसिला ये गुजरता चला गया, अच्छा फिर देखें ना प्रॉब्लम्स तो आई हैं। जब आप ईस्ट यूरोप की बात करते हैं, वहाँ से जिस तरह लोगों ने इनके पास आना शुरू किया, इट वॉज इनफ्लक्स। वाई? बिकॉज ऐसा लगता था कि एक तूफान आ गया है ईस्ट यूरोपियन के लोगों का, कहाँ पे, लंदन के अंदर। वाकई ऐसा था।
اور پھر آپ یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ مقامی ہیں وہاں پہ جو برٹش نیشنل ہیں, ایسا لگتا تھا ان کے درمیانی ملازمتوں کے, چھوٹی ملازمتوں کے ایک لحاظ سے دروازے ایک لحاظ سے بند ہونا شروع ہوئے. اکنامکلی ان کو ڈیفینیٹلی پرابلم ہوئی, لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہونا شروع ہوئی. اچھا, اسی کے ساتھ امیگریشن کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے مسائل آئے. سو دیٹ یہ ساری چیزیں جب ملی تو انہوں نے کہا جی نہیں, وٹ ایور دا کیس میں بھی ہمیں اپنا تشخص سلادہ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام تر مسائل جو ہیں وہ شیئرنگ کے ساتھ آئے, جو ان کے وسائل, ان کی اور چیزیں شیئر ہوتی گئیں, یہ ساری چیزیں آتی گئیں. اسد صاحب اب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اس وقت. آفتاب صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, سینئر تجزیہ کار ہیں. صدیقی صاحب, بہت جوائن کرنے کا. برطانیہ کی عوام نے گریٹ برٹن کے حق میں فیصلہ دیا, بریگزٹ سے نکلنے کا, یورپی یونین سے ایک ایگزٹ کا فیصلہ دیا. کل تک کچھ بات کی جا رہی تھی کہ ایسا نہ ہو ایک بار پھر ایک ہنگ پارلیمنٹ جو ہے اور معاملہ وہیں پہ رکے. کیا انڈیکیشن رہی, کیا صورتحال بنی آفتاب صدیقی صاحب؟ Thank you very much for inviting me to the show. I think کہ جو سچویشن یہ بنی کہ یہ جو الیکشن ہے یہ اس طرح کا آپ سمجھ لیں جو سیکنڈ ریفرینڈم کی جو ایک بات کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ ہونی چاہیے تاکہ بریگزٹ کا معاملہ ایک دفعہ پوری طرح طے ہو جائے. I think یہ جو جنرل الیکشن نہیں رہا, یہ ایک طرح کا بریگزٹ پہ ریفرینڈم ہوا. اور جو پولنگ ہوئی ہے, پولنگ اسی لحاظ سے ہوئی ہے جس طرح ریفرینڈم کے ووٹ تھے وہی کمبینیشن اس وقت کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کا آپس کے اندر ڈسٹریبیوشن ہوا اسی طرح. اور ایشو یہ رہا, میں سمجھتا ہوں کہ لیبر نے جو کمپین کی اور لیبر سے یہ شکوہ رہے گا یہاں کے لوگوں کا جو بھی ریمین ووٹرز تھے کہ جب بریگزٹ کی پہلی جو کمپین تھی اس وقت بھی لیبر نے کھل کے اپنے کمپین نہیں کی لیف ریمین کے لیے, اور اس دفعہ بھی وہ ایچ پہ رہے, فینس پہ رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ویدر دے سپورٹ اے لیو سچویشن اور اے ریمین سچویشن. آئی تھنک یار ہو یہ گیا ہے کہ ہماری جو اس وقت جنرل پبلک ہے they do not engage in thorough discussion about main principal issues, اور لوگ جو ہے سلوگنرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. اس وقت گیٹ بریگزٹ ڈن جو ایک 3 لفظ کا سلوگن تھا وہ بیسیکلی ہٹ کیا لوگوں میں ایک طرح کی اس کے لیے ایک وہ بن گیا, ایک ردم بن گیا اس کے پیچھے, ایک مومنٹم بن گیا اس کے پیچھے. اور یہ لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ 40 سال سے یہ یورپین یونین کا حصہ ہیں, اگر یہ اس سے نکلیں گے تو ان کا جو نیئر نیبر ہے, یورپین یونین ہمارا نیئر نیبر ہے, نیئر نیبر سے ہم اپنا ٹریڈ چھوڑ کے فار فلنگ فرینڈز کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. انڈیا یو ایس سے ڈیل دینے جا رہے ہیں جو کہ بہت مشکل ہوگا آگے چل کے, بیکاز ابھی بھی یہ جو بریگزٹ کی جو کے حق میں ایک طرح کا ووٹ تو آ گیا لیکن نکلتے ٹائم لگے گا. لیکن میرا خیال اب یہ بحث ختم ہو چکی ہے یو کے میں کہ آپ یورپین یونین کا حصہ نہیں رہیں گے. اب یہ کسی طریقے سے یہ معاملہ واپس نہیں بدل سکتا, لیکن کتنا پینفل ہوگا یورپین یونین سے نکلنا, وہ پروسیس میں کتنا اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے, وہ وی ہیو ٹو بیئر اٹ. وہ اصل امتحان جو ہے آگے آنے والا وقت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا. اور ظاہر ہے کہ آج ان کی جو وکٹری کیمپین یا جو اسپیچ تھی اس وقت اس میں بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جو نیشنل ہیلتھ سروسز کے حوالے سے کافی اسٹیپس لیے گئے, اس کے اوپر بھی کل بات کی جا رہی تھی کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ اس حوالے سے بھی طبی سہولیات کے حوالے سے بھی بہت پریشان ہے. تو میرے دونوں جو گیسٹ ہیں آفتاب صدیقی بھی اور اسد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم برطانوی عوام کیا چاہ رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے, اس طبی سہولتوں کے حوالے سے اور ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے حوالے سے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ذکر ہو رہا ہے برطانیہ کے عام انتخابات کا جسے بریگزٹ کے حوالے سے ریفرینڈم قرار دیا جا رہا ہے, اور اس ریفرینڈم میں اس وقت ایک بھاری اکثریت جو ہے یا واضح اکثریت جسے آپ کہیں گے وہ بورس جانسن کو ملی, اور ان کے اعتماد کے ساتھ کہ اب حکومت سازی اب برطانیہ کے لیے, برطانیہ کی عوام کے لیے جو ان کی پارٹی جو ان کی جماعت جو ہے وہ بہتر سمجھتی ہے وہ قانون سازی کر سکے گی, وہ حکومت سازی کر سکے گی. ایک ذرا بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے, اور یہ رپورٹ جو ہے بورس جانسن کے حوالے سے, ان کے اس سیاسی سفر کے حوالے سے, ان کی زندگی میں پیش آنے والے پیچ و خم کے حوالے سے. پہلے ذرا ایک یہ رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہ لڑکا دنیا کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھتا تھا. اب وہ آنے والے کئی برس تک اپنے ملک کی قسمت کے فیصلے کر سکتا ہے. بورس جانسن نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے بڑا کٹھن سفر اور کئی لڑائیاں لڑی ہیں. یہ سفر کافی دلچسپ اور اکثر اوقات تنازعات کا شکار رہا. سلطنت عثمانیہ کے دور کے ایک ترک صحافی کی نسل میں سفارتکار باپ اور آرٹسٹ ماں کے ہاں نیو یارک میں پیدا ہونے والے بورس جانسن کا بچپن امریکہ, برطانیہ
और ब्रसल्स में गुजरा। उमरा के बच्चों के लिए मखसूस स्कूल ईटन से वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले वो 12वें तालिब इल्म हैं। ऑक्सफोर्ड जैसी मियारी यूनिवर्सिटी से उन्होंने आला तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद सहाफ़ी बने और क़ारीन को नाराज़ करने की आदत का अक्सर मुज़ाहरा करते रहे। वो अफ्रीकी नस्ल लोगों के लिए नामुनासिब ज़बान और बिन बाप के बच्चों के लिए पुरतशद्दुद, जाहिल और नाजायज़ जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। सन 2001 में पहली मरतबा ऑक्सफोर्ड के करीब रिवायती तौर पर कंजर्वेटिव पार्टी के हल्के हेनले ऑन टेम्स से मुंतखब हुए। लंदन का मेयर बनने के बाद उन्हें आलमी सतह पर शोहरत हासिल हुई। सन 2012 में लंदन में ओलंपिक्स के इनेकाद की वजह से वो एक तरह से खेलों के एम्बेसडर बन गए। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बारे में सन 2016 के रेफरेंडम में उनका मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं था, लेकिन बाद में वो अलहदगी के हामी हो गए। बरसा बरस तक जारी रहने वाले ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल की बिना पर उनका नाम खबरों में रहा। जब वो वज़ीर ख़ारजा बने तब भी उन पर मुख्तलिफ एतराज़ात किए जाते थे। उनके हामियों का कहना है कि सियासत करने के उनके मुख्तलिफ अंदाज से एक खुशगवार एहसास पैदा होता है। इस वजह से पार्लियामान में ब्रेक्जिट के सवाल पर एक के बाद एक शिकस्त के बावजूद वो अपनी जगह कायम रहे। वाज़ेह इंतखाबी कामयाबी हासिल करने के बाद अब बोरिस जॉनसन मुल्क के लिए जो बेहतर समझते हैं कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो मुल्क की सियासत में किस किस्म का मकाम बनाना चाहेंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी और यही कहा गया कि अब बोरिस जॉनसन अपने मुल्क में अपनी आवाम के लिए जो बेहतर समझेंगे उसके हवाले से वो कानून साजी कर सकेंगे, उसके हवाले से वो पॉलिसी साजी कर सकेंगे। आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, असद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, अब बरतानवी अवाम कल नेशनल हेल्थ सर्विसेज के हवाले से और आने के बाद उनकी अभी जो विक्ट्री स्पीच थी उस पर भी उन्होंने कुछ इक़दामात इस हवाले से लिए और उस चीज को अवाम की उस नब्ज के ऊपर उन्होंने हाथ रखा है। जी, क्या कहेंगे असद साहब? बिल्कुल इमरान, आप ठीक बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नेशनल हेल्थ जो ओवरऑल सर्विस सिस्टम है उसके ऊपर जो एक आम बरतानवी शहरी है उसके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि ये तो डेफिनेटली एक क्रेडिट जो है लेबर पार्टी को जाता है। 1948 के अंदर के एक सिस्टम था जिसको उन्होंने फिर फाइनली वो लेकर आए ऑन ग्राउंड। 1948 की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। तो लेबर पार्टी सर्टी इसका क्रेडिट वो लेती है और यहाँ तक भी उन्होंने कहा था जी कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम इसके अंदर बिल्कुल एग्जॉर्बिटेंट किस्म के फंड जो हैं वो बीच में डालेंगे। वाई? बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ देयर रिजॉल्व कि किसी सूरत में भी एक आम जो ब्रिटिश सिटीज़न है उसको इलाज मुआवजे का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जो NHS सिस्टम है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आई वुड से, और बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इनके हॉस्पिटल्स आप देखते हैं। नॉर्विच का है, नॉर्फोक का है, इसके बाद क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल जो बर्मिंघम में है, ऑल तीनों जो हैं वो 1200 बेड के हॉस्पिटल, इससे ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, फिर आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर गवर्नमेंट की फंडिंग एक लिहाज से जाती है और पब्लिक फंडिंग की हम बात करते हैं इसके अंदर। और स्वाय इसके कि वो जो बाहर के कुछ जो शहरी अगर वहाँ पर जाते हैं, कोई विजिटर जाते हैं, तो उनको नेचुरली अपने इलाज मुआवजा जो है वो इस NH सिस्टम के अंदर नहीं कर सकते। स्वाइस के खुदा न खास्ते किसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए या और किसी तरह की बात हो तो सर्टली वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट या इमरजेंसी के अंदर वो ट्रीट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो मैं समझता हूँ कि इज़ अ गुड पार्ट ऑफ द NH सिस्टम। बट अदरवाइज आई वुड से कि मेरा ख्याल है इस चीज़ को जो इनके अब प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी इस चीज़ को ना सिर्फ ये रियलाइज़ किया और मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने अपनी स्पीच भी दी है तो NHS को उन्होंने बिल्कुल प्रेफरेंस दी और उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ ये कि NHS को बल्कि और भी सोशल सर्विसेज हैं उसके ऊपर सर्टली उन्होंने फोकस करना है। एंड ही सेज ही हैज़ दैट कमिटमेंट कि जी वो एक यूनाइटेड जो किंगडम है उसके ऊपर बिलीव करते हैं, एक नेशन के ऊपर बिलीव करते हैं और उन्हें अपने नेशन को आगे लेके जाना है। ठीक, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, अब कल जो हम बात कर रहे थे 70 पाकिस्तानी निजात, पाकिस्तानी ओरिजिन जो है वो बरतानवी शहरी जो कि इन इंतखाबात में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कंटेस्ट कर रहे थे, उसमें 15 जो है वो कामयाब हुए। कंजर्वेटिव पार्टी के साजिद जावेद साहब जो इस वक्त वजीर खजाना थे वो दोबारा इलेक्ट हो गए। बर्मिंघम से लेबर पार्टी के ताहिर अहमद पहली दफा आए, फिर कॉवेंट्री साउथ से लेबर पार्टी की जारा सुल्ताना है, बोल्टन से लेबर पार्टी की यास्मीन कुरैशी है, ब्रेडफोर्डशायर से मोहम्मद यासीन है, बर्मिंघम ग्रीन हॉल से लेबर पार्टी के ताहिर अली हैं,
اور ایک بڑی لسٹ ہے یہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ ناز شاہ جو ہے وہ مسلسل تیسری بار کامیاب ہو گئی. لیبر پارٹی نے زیادہ جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا تھا، زیادہ مسلمان اور پاکستانی لوگوں کو ٹکٹس دیے تھے. کیا اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ آئی تھنک لیبر پارٹی کی جو ایک نیچرل کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تو ہے کہ مسلم ووٹس ان کو ملتے ہیں اور ایشین مسلم ووٹ کو ملتے ہیں. جتنے بھی آپ نے ابھی لوگوں کا ذکر کیا یہ سب خالد محمود اس میں رہ گئے. خالد محمود ہیز بین ممبر آف دا پارلیمنٹ، ون آف دا لانگسٹ سرونگ ایشین وہ ہے. افضل اس کے اندر رہ گئے. بات یہ کہ یہ سب لیبر پارٹی میں زیادہ اس وقت ہماری جو پالیٹکس ہے ایشین نژاد پولیٹیشنز کی جو پالیٹکس ہے وہ کنزرویٹو کے اندر اپنا لیبر پارٹی کے اندر اس کا زیادہ اثر پایا جاتا ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے ایک فیصل رشید ایم پی تھے جنہوں نے بہت ایکٹیولی کام کیا، وہ بیچارے ہار گئے جس کا بڑا افسوس ہے. وہ کشمیر کاز کے لیے بھی انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. پھر ہماری سی پیک کی کاز کے لیے انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ہمارا ایک سی پیک کا گروپ ہے یہاں پہ پارلیمنٹ کا جس کا میں ایڈوائزر ہوں، اس کے اندر وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. تو بڑا افسوس رہا کہ ہم نے ایک بہت اہم پارلیمنٹری شخصیت سے ہم محروم ہوئے اس وجہ سے کہ وہ بیچارے ان کی 2,500 ووٹس کی ان کی وہ تھی لیڈ تھی، وہ نہیں بچا سکے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت لیبر پارٹی ہے یہ دیکھیں یہ اپوزیشن میں ہوگی. اپوزیشن میں رہنا کسی بھی پولیٹیشین کے لیے سب سے آپ سمجھ لیں کہ سخت کام ہوتا ہے بیکاز دے کین ناٹ امپلیمنٹ دیئر پالیسیز. اب ہمارے لیے جو اس وقت دو چیزیں ہیں، تو ایشین جو پاپولیشن ہے، ساؤتھ ایشین پاپولیشن، اس کے جو مسائل ہیں انکلوژن کا، لیک آف اپرچونٹی کا، ان کے علاقوں کے اندر این ایچ ایس کی سہولیات کو میسر کرنے کا ایک وہ ایشو جو ہے وہ بیسکلی ان ایڈریس رہے گا. دوسرا جو ہمارے لیے کریٹیکل ہے وہ پاکستان کے لیے اور ہمارے یہاں جتنے بھی ساؤتھ ایشین پاپولیشن اس کے لیے کریٹیکل وہ کشمیر کا ایشو ہے. اچھا، کشمیر کے ایشو کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی تعداد کم ہوگی اور لیبر پارٹی اگر اب دیکھیں جو فیصلہ آ چکا ہے جس کے لیے اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر یہ فیصلہ ریورس ہوتا تو آپ سمجھتے کہ کشمیر کے لیے جو اقدامات برطانیہ کر سکتا تھا یا جو اور وہ برطانیہ اس صورت میں کر سکتا تھا کہ وہ اس کو ایک پرامن طریقے کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلتا تھرو جو یونائٹڈ نیشنز آپ سمجھ لیں کہ جو ان کی ترامیم آ چکی ہیں، ڈفرنٹ انہوں نے ریزولوشنز پاس کیے ہیں، ان کو لے کے آگے چلتا اور اس پیرائے میں رہ کے ہم آگے پروسیس کر پاتے. اب ہمارے پاس وہ اس وقت قوت نہیں رہی. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی پالیٹکس کو اور اپنے جو پریشر کو ہم نے کنزرویٹو پارٹی پہ بھی بیئر کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو اس سے مبرہ نہیں رکھ سکتے بیکاز جو کشمیر کا مسئلہ ہے دیٹ از لیگیسی آف دا برٹش رول ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. تو اس کا جو حل ہے وہ بھی ان کو اس میں اور یہ تو وہاں اس معاشرے کی اس پارلیمانی نظام کی بیوٹی ہے، پاکستان کی طرح نہیں کہ یہاں پہ آپ نے اپنی پارٹی کے منشور سے ہٹ کے کوئی بات کی تو پہلے آپ جا کے استعفیٰ دیں، اپنے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی اس سے استعفیٰ دیں، پھر پارٹی کی اس سے رکنیت سے استعفیٰ دیں اور پھر جا کے اپنا جو ہے ایک خیال اور اپنی تھاٹ جو ہے وہ پیش کریں. تو وہاں اس معاشرے میں ممکن ہے اسد محمود صاحب، ممکن ہے وہاں پہ کہ اب کنزرویٹو کے اوپر جو ہے وہ کشمیر کا جو ہے ان کی رائے ان کی سوچ کو جو ہے وہاں پہ موڑا جائے. میں آفتاب صدیقی صاحب کا تو میں بہت احترام کرتا ہوں، ان کے جذبات کا بھی، جس طرح وہ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آل دوز جو پاکستانی ہیں یا پھر جو کشمیر کے باشندے وہاں پر ہیں انہوں نے واقعی بڑا نام ایک لحاظ سے اٹھایا ہے کشمیر کا، انڈین اٹراسٹیز کا، باقی سارا کچھ آپ اکثر دیکھتے ہیں جب کوئی انڈین کنٹینجنٹ وہاں پہ جاتا ہے ان کا پرائم منسٹر جاتا ہے، فارن منسٹر جاتا ہے، آپ مظاہرے ترتیب دیتے ہیں، سارا کچھ ہے. بٹ پریکٹیکلی میں آپ سے عمران بھائی کہوں کہ یہ وہ وار ہے کہ جو یا یہ وہ جنگ ہے آزادی کی یا جد و جہد کی، وہ کشمیریوں نے خود لڑنی ہے یا پھر پاکستان ان کے پیچھے ہوگا. پریکٹیکلی ٹاکنگ چاہے وہ کنزرویٹو ہو جائیں چاہے وہ لیبر ہو جائیں، دیکھیے وہ ایک آزاد مملکت ہے وہاں پر. آئی وش میں پھر کل کی بات دہراؤں گا کہ اگر یہ انہوں نے کوئی بہتر ڈیسیژن کیا ہوتا تقسیم کے وقت کے اندر تو یہ ایسا المیہ یہاں پہ نہ چھوڑتے کہ انڈیا اور پاکستان آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گتھم گتھا ہیں. اٹ ہیز نیور گوئنگ ٹو بی دی پرائورٹی آف یو کے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، ایون چاہے یہ سیٹیں جو اگر 364 ملی ہیں آپ کہہ لیں کنزرویٹیوز کو، اگر یہ لیبر کو بھی ملتی ہیں تو لیٹ می ٹیل یو دے وڈ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو ڈو سم تھنگ فار دی کشمیریز. یو ٹرسٹ می، ایسا نہیں ہے بالکل. ہمیں بھی بہت تکلیف ہے، ہم تو بالکل پڑوس
हाउस में बैठे हुए हैं ना, हमें तो पता है कि क्या कुछ हो रहा है। आज 131 दिन हो चुके हैं, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है इमरान साहब, वहां पर कोई दुनिया से कोई उस तरह की कोई तंजीम नहीं जा सकती, ह्यूमन राइट्स वाले कश्मीर के अंदर एक लिहाज से नहीं जा सकते। हमारा पाकिस्तानी जो बैठे हैं, हमारे जो कश्मीरी भाई बहन है, हमारा दिल दुखता है, यस हमारा हार्ट ब्लीड करता है उनके लिए, बट आई वुड सिंपली से दिस इज द डुप्लिसिटी ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अंदर बिल्कुल आप यूनाइटेड किंगडम को भी साथ शामिल करें कि यस उनका वो सिलसिला नहीं है, दे हैव डिफरेंट फेस टू शो एट डिफरेंट प्लेसेस, वो बिल्कुल फॉलो करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। और ये भी आप ये देखते हैं ना कि जिस तरीके से वो यूरोपियन यूनियन से निकले हैं, तो ये जो नेक्सस मैं आपसे बताऊं यूके का है और यूएसए का, इट इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रांग। और आप ये देख लें और कितना बड़ा चेंज, इतना एकदम से, इतना शायद उसकी तवक्का भी नहीं की जा सकती मौजूदा हालात में। और जब ब्रेग्जिट से निकलने की बात हो, यूरोपीय यूनियन से निकलने की बात हो, इस वक्त एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। और इस दौरान मैं शुक्रिया अदा कर दूं हमारे तज्जियाकार आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें डॉक्टर इख्तिदार करामत चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया, तज्जियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कल जो हम बात कर रहे थे ऑलमोस्ट नताइज वही हैं। कल बात एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा था कि कहीं हंग पार्लियामेंट जो है वो ना आ जाए, लेकिन आज जो है सादा अक्सरियत के बजाय वाज़े अक्सरियत जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी को मिली। बहुत सारी चीजें हमने अपने पैनलिस्ट डिस्कस की। आपकी तरफ मैं आऊंगा कश्मीर कॉज को लेकर, और दूसरा ये कि इस्लामोफोबिया जो है वहां पर उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जो 15 हमारे मुसलमान और पाकिस्तान ओरिजिन जो शहरी वहां पर आए हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, क्या उनसे कुछ तवक्का की जा सकती है इस हवाले से? जनाब, कल जब गुफ्तगू हो रही थी रात को, रात भर आप लोगों के मुख्तलिफ तज्जियाकार उनसे बात करते रहे, तो जो बात मैंने कल कही थी कि वाज़े अक्सरियत से कंजर्वेटिव पार्टी जीतेगी, वही हुआ। मैंने कल भी आप लोगों से ये गुजारिश की थी कि जो कम से कम हमारे पाकिस्तानी निजात या इस्लाम से मुतल्लिक मुसलमान जो एमपीज हैं, उनसे तो हमें कोई खास तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे जो एमपीज अब तक पार्लियामेंट में गए हैं पाकिस्तानी निजात, वो ना तो अपनी उनमें से अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो कि वोट लेने के वक्त उन्हें पाकिस्तान भी याद होता है और इस्लाम का नाम भी वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई जाती है, तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ इस्लाम या पाकिस्तानियों के नुमाइंदे नहीं हैं, हम अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नुमाइंदे हैं। डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो मेंटालिटी जो आप बता रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी सियासतदानों की ऐसी है और वहां पे भी उन पाकिस्तानियों की ऐसी है, तो क्या ये सिर्फ हम लोगों में ये जरासीम मौजूद हैं, या जो बरतानवी शहरी हैं वो भी इस तरह के वादे करते हैं लोगों से, और फिर एक सियासतदान, इंटरनेशनली सियासतदान जो है वो इसी तरह के होते हैं? कम से कम जो हमारे पाकिस्तानी निजात लोग हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो एमपी बने हैं, उनका रवैया यही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, उनमें से बहुत सारी मजबूत आवाजें रही हैं इस्लामोफोबिया के ऊपर। इसी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया है और उस पे जो इस्लामोफोबिया के जो क्राइम हैं उसको कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में पहली दफा हुआ इस्लामोफोबिया के क्राइम को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाने लगा है। और इस हुकूमत ने पहले भी इस पे काम किया है, क्योंकि यहाँ इक्वल राइट ऑफ सिटीजनशिप है। लेकिन देखिए, इस्लामोफोबिया का अगर हमने खात्मा करना है तो उसके साथ साथ हमें जेनोफोबिया का खात्मा भी करना होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो मुसलमानों पर जो नस्ल परस्ती के या मजहब से मुतालिक हमले होते हैं वो तो रुक जाएं, लेकिन मुसलमान जो हैं वो दूसरे मजाहिब की दिल आजारी करें। तो लेबर पार्टी के खारने की वजह जेनोफोबिया भी था, क्योंकि उनकी जो जेनोफोबिया के मसाइल इस कदर थे, उस पर हमारी कम्युनिटी बहुत खुश भी रहती थी कि देखिए उनके यहाँ जो है वो एक खास मजहब को निशाना बनाया जाता है। तो ओवरऑल हमें ये लगता है कि इस्लामोफोबिया ना सिर्फ यूके का मसला है, बल्कि इस वक्त पूरे यूरोप में जो फार राइट ग्रुप्स हैं उनका राइज हो रहा है। लेकिन माजरत के साथ जो हमारे उलमा कराम भी हैं, उनकी खासी बड़ी तादाद यहाँ रहती है, बेशुमार मसाजिद हैं, उनकी तवज्जो हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे रहती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्होंने कभी ब्रिटिश यूथ के साथ काम नहीं किया, यहाँ की
जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है, जो दीगर मज़ाहिब के लोग बसते हैं या दीगर अक़वाम बसती हैं या बरतानिया के के लोग यहाँ बसते हैं, उनके साथ कभी मिक्स होके उनके साथ इस्लाम का सही तौर पर सही चेहरा लाने की कोशिश बहुत कम है। तो एक तो ये है कि हुकूमती इक़दामात ऐसे क्या हों जिससे इस्लामोफोबिया कम हो, लेकिन उससे बढ़ के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके साथ एंगेज करें, और वो लोग जो दीन की खुद को दीन का नुमाइंदा कहते हैं, उनको चाहिए वो पाकिस्तान के बरतानिया बैठ के पाकिस्तान के मामलात पर हर्जा रसाई करने की बजाय बरतानी मुआशरे में जो इस्लाम के मसाइल हैं उस पर थोड़ी तवज्जो दें। ठीक, असद महमूद साहब, इस वक्त अब इन इंतखाबात के बाद ये जो एक तरीके से रेफरेंडम है ब्रेक्जिट का, इसके बाद लेबर पार्टी की जो सियासत है, ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया जेरेमी कॉर्बिन ने। अब उनकी सियासत, लेबर पार्टी की सियासत, एक अपोजिशन पार्टी की सियासत, आप कहां पर देख रहे हैं? दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं क्या आपसे बताऊं, मैं ये बात करना भी चाह रहा था। सी द स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम इन यूके कि लोगों का ये जो इलेक्शनरिंग का सिस्टम है इसके ऊपर कितना एतमाद है। ये टाइम टेस्टेड पुराना सिस्टम है। आपने देखा कि 15 घंटे की पोलिंग हुई, किसी तरह का कोई इशू कोई नहीं हुआ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। इट इज़ अनलाइक पाकिस्तान के अंदर तो आपने मतलब कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं, वो दिखाते हैं और उसके बाद फिर आप वोट कास्ट करते हैं। वहाँ पर तो या वो पासपोर्ट लेके जाते हैं, उनकी लिस्ट मौजूद होती है। वहाँ एक सिस्टम प्रैक्टिकली काम कर रहा है, या वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं। वहाँ पर सर्टली काउंसिल्स काम कर रही हैं, काउंसिल्स बड़ा सीरियसली इन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अच्छा, फिर आगे काउंटीज आ जाती हैं, फिर आप ओवरऑल नेशनल का जो इनका जो सिस्टम है ओवरऑल इलेक्शनरिंग का, वो काम करता है। आप ये देख लें, सारा कुछ बड़ा एहसन तरीके से हो गया। रिजल्ट जिस तरीके से उन्होंने कंपाइल किया, और रिजल्ट के बाद फिर लेबर पार्टी के जो लीडर और कहीं उसे चैलेंज नहीं किया गया। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ जाता है बहुत ज्यादा ऑपोजिशन। आज तक हमें याद नहीं कि ऑपोजिशन ने खुले दिल से जो है इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया हो। वो जो आप बात कर रहे थे जनाब माजरत के साथ, वो जो बात आपने की, वो मेरा ख्याल है सवाल हमारे दोस्त इग्नोर करके जेरेमी कॉर्बिन के हवाले से, लेबर पार्टी के हवाले से मैं वही बात करने जा रहा था। डॉक्टर साहब, नो प्रॉब्लम, यू टेक ऑन। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो वो ये है कि जेरेमी कॉर्बिन अभी भी अपने जो है लीडरशिप के साथ चिमटे हैं। और अगर उनकी जगह उनके जितने पेशरो गुजरे हैं, जो ही उन्होंने इस तरह की इतनी बुरी शिकस्त हुई, उन्होंने फौरन ही रिजाइन कर दिया। लेकिन वो साहब अब भी बेजिद हैं कि वो नए जो इलेक्शन होंगे उससे पहले पहले क़यादत छोड़ देंगे, यानी 5 साल में वो किसी वक्त भी फैसला फरमाएंगे कि वो इस पार्टी की क़यादत से मुस्ताफी हों। उन्हें फौरी मुस्ताफी होना चाहिए था। वो शायद इस चीज के इंतजार में है कि अब पार्टी उनको खुद ही चलता करे। यानी वो सियासत के मुरव्वजा उसूल पूरी दुनिया में एक जैसे हैं सर, फिर सियासतदानों के लिए। अब अमूमन ब्रिटिश सियासत में ऐसा नहीं होता। आमतौर पे डेविड कैमरॉन, क्योंकि वो हार गए थे वो रेफरेंडम, तो उन्होंने सिर्फ रेफरेंडम हारने पर, क्योंकि उनकी था कि ब्रिटानिया को रहना चाहिए यूरोपियन यूनियन का, तो इखलाकी तौर पर उन्होंने समझा कि उनके पास जवाब नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह एड मिलीबैंड जो पहले इनके पेशरो थे इनके जेरेमी कॉर्बिन के, उन्होंने फौरन इस्तीफा दिया था। और निक क्लेग जो लिबरल डेमोक्रेट्स के लीडर थे, पिछला इलेक्शन जब हारा उनकी पार्टी और अपनी सीट भी हारे, तो उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया। इसी तरह लिबरल डेमोक्रेट्स की जो चेयरपर्सन थी या लीडर थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन जेरेमी कॉर्बिन बज़िद हैं कि वो अभी फैसला करेंगे। ठीक है, यानी एक इखलाकी अक़दार की एक रवायत रही, एक हेरिटेज रही वहां पर। अच्छा। जी असद महमूद साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं डॉक्टर इक़्तिदार को बिल्कुल सेकंड भी करता हूं, लेकिन साथ में ये कहूंगा, जेरेमी कॉर्बिन ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को मतलब शिकस्त से दो चार किया, उन बेचारों को थोड़ा सा तो मेरा ख्याल है छुरी से दम लेने दें। आई एम श्योर इज गोइंग टू क्विट। वाई? बिकॉज प्रेशर इतना एक लिहाज से आ जाना है। बड़ा स्ट्रांगली डॉक्टर इक़्तिदार ने भी एक लिहाज से बात की है, और डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं इट इज़ अनलाइक ये कोई, मेरा ख्याल है कोई ईस्टर्न कंट्री तो है कोई नहीं, एशियन कंट्री तो है कोई नहीं, कि आप ये कहें जी कि अच्छा एक पार्टी को अगर शिकस्त होगी तो उसके बाद पीछे हो जाएगी। नॉट एट ऑल। एक सिस्टम है, उनको एक लिहाज से चल रहा है। एंड लाइक वाइज
डेफिनेटली अब ये सोचना है उन्होंने, और लेबर पार्टी के लिए तो बड़ा सीरियसली उन्होंने देखना है कि जो उनका पिछला इलेक्शन था उससे भी अच्छी खासी सीटें एक लिहाज से कम हो गई हैं, ना मार्जिनल मतलब वो भी नहीं है। सो दैट मीन कि उन्होंने अपनी सारी पॉलिसी को, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू डू इट, अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करेंगे, अपना ओवरऑल जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको करेंगे। आपने जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बात की इस्लामोफोबिया की या बाकी सारी चीज़ों की, डेफिनेटली उसको भी देखेंगे। एंड लाइक वाइज अब उनको, और देखिए ब्रिटिश जो वोटर है दे आर एब्सोल्युटली क्लियर कि हाँ जी वो किस तरह की लीडरशिप चाहते हैं, और उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड वाले जो लोग हैं, लाइक मैं बोरिस जॉनसन की मैं बात करता हूँ, राइट फ्रॉम द डे वन ही वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि जो उन्होंने निकलना है इससे, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से, और लोग फिर उनके पीछे खड़े हुए। वाई? बिकॉज वो इस डोलड्रम के अंदर नहीं रहना चाहते थे, वो एक स्टेट पाथ को फॉलो करना चाह रहे थे, और एक यूनाइट जो एक नेशन जैसे होती है ब्रिटिशर्स की, वो उस तरीके से लेके चलना चाहते थे, अपना रिच हेरिटेज को लेके चलना चाहते थे, और एक अब उसमें कामयाब भी हुए। प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है यहाँ पर अड़ आ रही है। बहुत बहुत शरामत चीमा साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, और दुनिया के सबसे कदीम सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, वहां पे एक ट्रांजिशन फेज और एक इशू को लेकर, एक मैटर को लेकर वहां पे ये हमने इंतखाबात जिसे एक रेफरेंडम भी कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि इसके बाद ब्रेग्जिट से जब निकलने का हतमी फैसला होगा और निकलेगा, उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी और बरतानवी हुक्काम, बरतानिया जो है वो किस तरीके से इस तमाम पूरी सूरत-ए-हाल को टैकल करेगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।